वेलकम टू लर्नर्स वैली क्लास 10th। हम एक्सरसाइज 18.5 कर रहे हैं। इसके 3 क्वेश्चन हमने किए थे जो सिंपल वेरिएबल्स की रिलेशन या यूँ कह लीजिए कि वेरिएशन के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, जिसमें जॉइंट वेरिएशन आ जाए, उसमें इन्वर्स भी हो, डायरेक्ट भी हो और एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हों। तो 18.2 में हमने क्या किया था कि डायरेक्ट इन्वर्स वेरिएशन समझी थी, लेकिन वो एक ही वेरिएबल के साथ रिलेटेड थी। अब मल्टीपल वेरिएबल्स को रिलेट करना हमने सीखा है। अब इसकी हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं। इसके जो लास्ट 2 क्वेश्चन हैं बहुत अच्छे हैं, विच आर रिलेटेड टू फिज़िक्स, साइंस के साथ रिलेटेड है, क्योंकि ये जो कुछ भी हम मैथ्स में पढ़ रहे हैं, मैथ्स हमें साइंस को समझने में ही मदद देता है। यहाँ बात हो रही है क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहा हूँ एक्सरसाइज 18.5 में, इफ द time period t of simple pendulum is directly proportional to the square root of its length L and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity G, if t is this and G is, तो मेन चीज़ क्या है? देखिए, पेंडुलम क्या चीज़ होती है? एक उसे कहते हैं अनएक्सटेंसिबल, नॉन एक्सटेंसिबल, वो डोरी जो एक्सटेंड ना हो सकती, जिसकी लेंथ फिक्स हो। अगर उसे खींचा भी जाए, उसमें वज़न भी डाला जाए, वो टूट जाए, लेकिन उसकी लेंथ में चेंजेस ना आए, उसके साथ हम अगर उसे फिजिक्स की ज़बान में बॉब कहते हैं, एक बॉल लटका दें, स्फेयर, किसी भी मेटल का, किसी भी जिसका कुछ वेट हो, जो इतना वेट हो कि वो उस रस्सी को, उस डोरी को खींच कर सीधा कर दे, एक्सटेंड कर दे, मैक्सिमम लेंथ पर लेकर आ जाए कि अब लेंथ उसकी बढ़ ना सके। वरना धागा या डोरी है, वो अगर उसको छोड़ देंगे तो वो कहीं ना कहीं उसमें बैंड आ जाएंगे, उसकी लेंथ हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होगी। तो नॉर्मली यहाँ से लेकर इसके सेंटर तक, यहाँ तक जो लेंथ है, इसे हम कहते हैं पेंडुलम की लेंथ। यहाँ से, कहाँ से? इस जगह से लेकर इस सेंटर तक, ये जो चीज़ है, ये लेंथ है। दिस इज़ कॉल्ड, धागे की लेंथ नहीं होती पेंडुलम की लेंथ, हमें इसके रेडियस को भी इसमें शामिल करना पड़ता है, इसके सेंटर तक जाना होता है जो हमने वेट वहाँ लटकाया है, ये लेंथ है इसकी। अब पेंडुलम कैसे रोटेट करता है? पेंडुलम रोटेट करता है जब हम उसको, पेंडुलम को हिलाते हैं, आपने ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन नहीं है। पेंडुलम को जब हिलाया जाता है तो पेंडुलम इधर जाएगा, दोनों तरफ को झूला जैसे चलता है, जैसे कि स्विंग होता है, ये उसी तरह काम करता है। तो क्या होगा, हम इसको यहाँ ला के छोड़ देंगे, ये इधर जाएगा, फिर वापस इधर आएगा, तो क्या होगा, इसकी एक पोजीशन इधर आ जाएगी, एक पोजीशन इधर आ जाएगी, ये है इसकी मीन पोजीशन। ये इधर भी जाएगा, ऐसे यहाँ से चला इधर आया, फिर यहाँ से चला वापस अपनी जगह पे, फिर ये इधर आ जाएगा, एंड देन इट विल मूव बैक। ये इस तरह टू एंड फ्रो चलता रहेगा। देखिए, पेंडुलम ने यहाँ से स्टार्ट किया अगर सपोज, और यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर वापस यहाँ आ गया, इसको हम कहते हैं इसकी वन वाइब्रेशन। ठीक है, वन वाइब्रेशन। इसको आसान बनाने का मैं ये कहूँगा कि हम सपोज करें कि पेंडुलम ने यहाँ से स्टार्ट किया, इस जगह से, ये इधर को गया, पहले ये गया यहाँ से इधर को ऐसे, फिर यहाँ से इधर को वापस आ गया इस जगह पे, ये इसका वन वाइब्रेशन हो गया। जिस पोजीशन से वो चला, वापस उस पोजीशन में जब दोबारा पहुँचेगा, वो उसका वन वाइब्रेशन है। इस वन वाइब्रेशन में उसको जितना वक्त लगता है, उसे हम कहते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। वो पेंडुलम का टाइम पीरियड कहलाता है, जिसको हम नॉर्मली कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। आपके इस क्वेश्चन में शायद लेंथ को उन्होंने कैपिटल एल से लिखा है, वैसे नॉर्मली लेंथ को स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है, कैपिटल एल नहीं लिखते हैं, लेकिन एनी हाउ कोई हर्ज नहीं है, हम तो इसमें मैथ्स कर रहे हैं और ना कोई ऐसा फार्मूला बना रहे हैं जिसमें कोई कन्फ्यूजन। तो सिर्फ इसी क्वेश्चन की हद तक ये प्रॉब्लम है, तो इसलिए कैपिटल स्मॉल से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड को हमेशा कैपिटल टी से लिया जाता है फिजिक्स में, और लेंथ को स्मॉल एल से लिया जाता है। तो ये 2 वेरिएबल्स होते हैं इसके अंदर। इसमें ये जो बॉल यहाँ लगी हुई है, इसके मास की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, ये 10 ग्राम की है, 2 ग्राम की है, 2 किलोग्राम की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
टाइम पीरियड जो होता है उसका ताल्लुक इसकी लंबाई के साथ होता है, ना इस बात से इसका कोई ताल्लुक है कि इसका एम्पलीट्यूड कितना, ये जितना जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ये इसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। कितना एम्पलीट्यूड है, वो यहाँ आ रहा है कि ये यहीं पर से मुड़ के वापस चला जाता है, या वो यहाँ आएगा, इतना दूर तक आ रहा है, इससे कोई टाइम पीरियड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टाइम उसने उतना ही लेना है, जितना वो दूर जाएगा उतनी उसकी स्पीड तेज़ हो जाएगी, लिहाजा टाइम वो उतना ही लेगा। जितना वो नज़दीक रहेगा अपनी मीन पोजीशन के उतनी ही उसकी स्पीड स्लो होगी। सो टाइम पीरियड का ताल्लुक सिर्फ किस चीज़ के साथ है? लेंथ के साथ। याद रखिए, अगर हम लेंथ को बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, लेंथ को कम पर करेंगे टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। दिस इज़ वॉट वी नीड टू सी। ये हमें अब देखना है इस क्वेश्चन में, इसको इन चीज़ों को कैसे रिलेट किया गया है। ये प्रॉब्लम सिंपल पेंडुलम, ये चीज़ है, इसको सिंपल पेंडुलम कहते हैं। It says the time period t of a simple pendulum is directly proportional to the square root of the length and inversely proportional to the square root of acceleration due to gravity। एक वेरिएबल यहाँ पे वो एक और आ गया है जो कि बेसिकली वेरिएबल ही नहीं है। देखिए, दैट इज़ नॉट अ वेरिएबल, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ए कांस्टेंट। इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, इसके लिए कोई और लेटर इस्तेमाल नहीं किया। कैपिटल जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता। कैपिटल जी एक फिजिक्स का बहुत बड़ा कांस्टेंट है जो बिल्कुल अलग है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को फ्री फॉल कराते हैं, फ्री फॉल का मतलब ये कि किसी चीज़ को हम छोड़ देते हैं बगैर कोई फोर्स अप्लाई किए हुए, और ये चीज़ सिर्फ अपने वज़न की वजह से गिरती है ज़मीन पर, तो वो उसकी डायरेक्शन ज़मीन के सेंटर की तरफ होगी और इसकी स्पीड में इजाफा होगा। जब मैं इसको छोड़ता हूँ यहाँ से, सपोज आई एम ड्रॉप इट है, तो इसकी स्पीड उस पर ज़ीरो है मेरे हाथ में, जैसे छोड़ूंगा ये नीचे जाएगा, और जिस तरह से नीचे जाता रहेगा इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जो स्पीड बढ़ेगी उसको कहते हैं फिजिक्स की ज़बान में एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन पैदा होगा उसमें, लेकिन ये एक्सेलरेशन क्यों पैदा हो रहा है? ये एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ग्रेविटी की वजह से। ग्रेविटी क्या है? ज़मीन की कशिश है, जो कि वेट है। उस ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है, उसको हम जी कहते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, नॉर्मली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या 10 ली जाती है राउंड ऑफ करके, एनी हाउ। लेकिन यहाँ उन्होंने इसको एक एज ए वेरिएबल ट्रीट किया है कि अगर सपोज हम ज़मीन के बजाय इसी पेंडुलम को लेकर चांद पर चले जाएंगे तो ग्रेविटी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, चांद की कशिश मुख्तलिफ होगी, तो जी भी वेरिएबल बन सकता है। लेकिन ज़मीन के ऊपर इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एनी हाउ दे हैव ट्रीटेड इट एज अ वेरिएबल, तो हम भी इसको एज ए वेरिएबल ही ट्रीट कर लेते हैं। सो तीन वेरिएबल्स की बात हो रही है, टी, एल एंड जी। जी जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ओके, so what is told here in this question, if time period t of a simple pendulum is directly proportional to the square root of its length, लेंथ को कैपिटल एल से ही उन्होंने शो किया है कि टाइम पीरियड टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ एल। दूसरी चीज, एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/g स्क्वायर रूट ऑफ जी। लैंग्वेज स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी। एनी दोनों स्क्वायर रूट साइन के अंदर हैं। पहले मैं इनको मर्ज करता हूँ, एक इक्वेशन की शक्ल निकालता हूँ, देन वी विल गो, फिर हम इसके डेटा को कलेक्ट करने पे जाएंगे। तो 1 और 2 को मैं मर्ज कर रहा हूँ, स्टेटमेंट 1 और 2। देखने में शायद थोड़ा सा आपको प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट एल अपॉन जी अंडर रूट।
इसको हम चाहें क्योंकि दोनों पे स्क्वायर रूट का साइन आ रहा है तो हम इन दोनों को स्क्वायर रूट साइन के अंदर बंद कर सकते हैं। t इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन जी अंडर रूट, स्क्वायर रूट का साइन एक ही लग जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे। ये सिंपल रेडिकल साइन की रूल्स हैं। अब यहाँ हम प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा k एंड L अपॉन जी अंडर रूट। दिस इज आवर थर्ड स्टेटमेंट विच वी नॉर्मली फाइंड कि हम इसके बाद में इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे। तो दिस इज़ द होल स्टोरी अबाउट पेंडुलम। इसके अंदर हमने 3 वेरिएबल्स को हैंडल करने की कोशिश की है। एक है टाइम पीरियड, जिसके लिए जितना टाइम ये एक वाइब्रेशन के लिए लगाता है, उसकी लेंथ, और कशिश शकल। कशिश शकल या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो हर प्लैनेट पे डिफरेंट हो सकता है। तो ये बेसिकली तो ज़मीन के लिए कांस्टेंट है, लेकिन हर प्लैनेट पे डिफरेंट होगा, लिहाजा इसको एज ए वेरिएबल ट्रीट किया जा सकता है। आपको मालूम होगा कि चांद के ऊपर जो वज़न है वो 5 टाइम्स लेस हो जाता है। अगर हम ये सपोज़ कर लें कि ज़मीन के ऊपर g की वैल्यू 10 है तो यकीनन चांद के ऊपर 2 रह जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा जो चांद की वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं, उस पर लोग जब चलते हैं तो उतनी तेज़ी से लैंड नहीं करते, छलांग लगाने पर स्लो हो जाते हैं जितनी तेज़ी से हम ज़मीन पर लैंड करते हैं। तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम है। नाउ 3 वेरिएबल्स हैं, तीनों के लिए हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। पहले वेरिएबल है टाइम पीरियड t, लेंथ है, और इसके यूनिट्स के बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये फिज़िक्स नहीं है। हम सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, कैलकुलेशन सीख रहे हैं। दिस इज़ मैथ्स नॉट फिज़िक्स, तो हम यूनिट्स के बारे में परेशान नहीं होंगे यहाँ पे। सो लेट्स कलेक्ट द डेटा। इट सेज इफ़ t इज़ 2 सेकेंड्स, अगर t 2 हो जाए, यूनिट दिया हुआ है यहाँ पे 2 सेकेंड्स। अगर यूनिट दिए हुए तो हमें यूनिट्स को इसके साथ मेंशन करना चाहिए। वी शुड लीव सम स्पेस फॉर यूनिट। यूनिट इसमें देना चाहिए अगर उसका जिक्र है। तो यहाँ पे t के लिए यूनिट उन्होंने इस्तेमाल किया है सेकेंड। टाइम को वो सेकंड, टी का टाइम का यूनिट सेकंड होता है, याद रखिए। जब आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, टाइम के बारे में कोई और यूनिट इस्तेमाल नहीं करेंगे आप। 2 सेकेंड्स है, लेंथ इज़ 100 सेंटीमीटर, इसको वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं, ठीक है, लेट्स टेक इट सेंटीमीटर। एंड g इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड लिखा हुआ है। ये आपकी किताब में गलत लिखा हुआ है, मैं इसको सही लिख रहा हूँ। ये होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्लीज़ इस पे सेकेंड पे स्क्वायर लगा दीजिएगा। लेकिन यहाँ डेटा तो आप अपने लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन जब आप आंसर लिखेंगे तो उसके साथ यूनिट आपको लिखना होगा, क्योंकि क्वांटिटीज़ में यूनिट दिया गया है। मैंने यूनिट को ऊपर ही लिख दिया ताकि जो वैल्यू होगी सिर्फ वहाँ नंबर लिखूँगा। इट सेज टी अगर 2 सेकेंड्स हो जाए, टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो पेंडुलम का, तो उसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर होगी, यानी कि 1 मीटर हो जाएगी। एंड g will be 9.8. Now next find the time period of simple pendulum when length 200 हो जाए, 200 सेंटीमीटर्स, और g की वैल्यू 7.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाए एट ए पर्टिकुलर हाइट, किसी हाइट के ऊपर किसी भी जगह पे जहाँ पे ये वैल्यू 7.6 हो जाए। क्योंकि यूनिट्स मेंशन किए गए हैं तो हमें इसको सही लिखना है। तो आपकी किताब में मीटर पर सेकंड लिखा है, वो ग्रेविटी या एक्सेलरेशन का यूनिट नहीं है। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और जिसको लिखने का ये तरीका भी नहीं है। आज के दौर में ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर या मीटर पर सेकंड को भी इस तरह नहीं लिखते, उसे लिखते हैं मीटर और उसकी पावर -2, और मीटर पर सेकंड को हम लिखते हैं ms-1। ये स्लैश लगाने का कॉन्सेप्ट अब ख़त्म हो चुका है। एनीहाउ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इसका ताल्लुक उसके साथ है किसी हद तक, और हमें ये वैल्यू मालूम करनी है। फिलवक्त हम यूनिट्स के लिए परेशान नहीं होंगे, सिर्फ एक ख्याल रखना है कि यूनिट सेम रहे। अगर यहाँ पे सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ये भी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, और जो यहाँ आंसर सेकंड में आ रहा है वो यहाँ सेकंड में आएगा। ये जो हमें सिर्फ ये देखना है
कि एक वेरिएबल के लिए जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके यूनिट सेम रहने चाहिए। क्या होते हैं, क्या होने चाहिए, इस वक्त ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है, फिज़िक्स का मसला है। जब आप फिज़िक्स में करेंगे तो उसको देखिएगा। नाउ लेट्स कंटिन्यू हेयर, और इसमें से हम वैल्यू निकालने जा रहे हैं के की। टी की वैल्यू है 2, के आपको मालूम करना है, एल की वैल्यू है 100 over 9.8 स्क्वायर रूट। ये क्या बन जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करके देखें तो क्या बनेगा। दिस इज रादर कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग स्ट्रक्चर। 100/9.8 का स्क्वायर रूट निकालना है। ज़रूरी नहीं कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकें। अगर स्क्वायर रूट एक मुकम्मल नंबर की शक्ल में आएगा तो ज़रूर निकाल लेंगे, वरना हम उसको स्क्वायर रूट साइन में ही छोड़ देंगे। तो ये होगा, देखिए 100/9.8 का स्क्वायर रूट लेना है। तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो एक ज़ीरो पर आ जाएगा, हो जाएगा 1000/98। बड़ा मुश्किल है इसको सिंप्लीफाई करना। 98 है वो, सिर्फ मुझे एक 2 से कैंसिलेशन की शक्ल नज़र आ रही है तो वो मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 500। तो इस तरह ये बन जाएगा 500 ओवर, ये स्क्वायर रूट साइन दोनों के पर है। 49 का स्क्वायर रूट निकल सकता है 7, लेकिन 500 का नहीं निकल सकता। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोई कोशिश नहीं कर रहा हूँ, इसे स्क्वायर रूट साइन में छोड़ रहा हूँ, ओवर 7। सो √500/7 ये वैल्यू आ रही है के की। इसकी सिंप्लीफाई होने के बाद, नो दिस इज़ नॉट द वैल्यू एग्जैक्टली, ये इस शक्ल में आ रही वैल्यू 2। इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने से के टाइम्स ये होगा √500/7। तो ये 7 यहाँ आएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √500 नीचे आएगा। इस तरह के की जो वैल्यू निकलेगी, इसके लिए हमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है कितनी सिंप्लीफाइड होगी। 7 2 हो जाएगा 14/500 ये 500 नीचे आ जाएगा, ये 7 ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं इसी वैल्यू को यूज़ कर लूँगा, और इसको हम जब सॉल्व कर रहे होंगे किसी प्रॉब्लम के लिए, किसी वैल्यू के लिए, तब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिहाजा मैं इस पर सर्ड्स की कैलकुलेशन में नहीं जाना चाह रहा हूँ। तो ये वैल्यू के की आई हमारे पास, इसको हम लेके जाएंगे स्टेटमेंट 3 में, एंड देन वी विल फाइंड स्टेटमेंट। एक सिंपल इक्वेशन निकालेंगे जो टी, एल और जी को आपस में रिलेट करेगी। Okay, now we are going back to statement 3. ये है statement 3 आपका। इसमें हम t इज इक्वल टू के की वैल्यू आई है 14/√500 टाइम्स L/G। ये दोनों अंडर रूट साइन के अंदर है। ये कोई बहुत खूबसूरत शक्ल नहीं है, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये इक्वेशन आ गई, फिर इसको जब हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, कंटिन्यूस करेंगे इसको। इसमें हम वैल्यूज़ रखना शुरू करते हैं। टी की वैल्यू आपको मालूम करनी है, दिस इज़ 14/√500 है, टाइम्स एल और जी की वैल्यू को हम इसमें लेके जाएंगे। एल इज़ 200/7.6, और टी की वैल्यू मालूम करनी है। सर्ट्स की फॉर्म में आ चुका है। इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी कि क्या शक्ल बनती है इसकी। आई एम रिमूविंग द टेबल नाउ, ताकि मेरे पास स्पेस ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबल हो। देखिएगा, इसको मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। ये हो जाएगा 200। फिर हम यहाँ डेसिमल हटाएंगे तो एक ज़ीरो पर चला जाएगा, दिस विल बिकम 2000/76। सबसे पहले मैं डेसिमल से छुटकारा पा रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन को कुछ आसान बनाया जा सके।
2 से इसको कैंसिल किया जा सकता है कि 4 से कैंसिल हो जाएगा। यस, 4 5s are 20 एंड 4 1s are 4, 4 9s are 36। देखिए क्या बन रहा है ये 14 अपॉन अंडर रूट 500, ये बन रहा है अंडर रूट 500 ओवर 19। ये होगा 14 अपॉन, अब मैं स्क्वायर रूट साइन को स्प्लिट कर रहा हूँ, अंडर रूट 500 पे अलहदा से लगा रहा हूँ, अंडर रूट 19 पर अलहदा से लगा रहा हूँ, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। काफ़ी आसान हो गया है। अब ये 14 अपॉन अंडर रूट 19 है और 19 एक सर्ड है, इरेशनल नंबर है, लिहाजा इसकी वैल्यू डायरेक्ट निकालना आसान नहीं होगा। इसके लिए मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि 19 का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा और इस स्टेज पर मैं स्क्वायर रूट निकालने के लिए इतना वक्त नहीं ज़ाया कर सकता। मैं डायरेक्ट इसकी वैल्यू ले रहा हूँ 14, लेट मी यूज़ फ्रैक्शन, 14 अपॉन अंडर रूट 19 so that was, it's giving 14 under root 19। इसको रैशनलाइज करके वो दे रहा है, विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड हेयर। मैं इसका डेसिमल में आंसर ले रहा हूँ। दिस इज़ गिविंग 3.211, सो आई एम टेकिंग 3 टाइम पीरियड का यूनिट हमने नोट किया था सेकेंड्स में था, लिहाजा अगर गिवन इंफॉर्मेशन जो गिवन डेटा है उसको हम इसमें टाइम पीरियड के लिए रखेंगे तो उस सूरत में उसका टाइम पीरियड, जबकि उसकी लेंथ 200 हो जाए और ग्रेविटी 7.6, तो देखिए ग्रेविटी के कम होने से टाइम पीरियड बढ़ता है, तो ये आंसर आएगा 3.21 सेकेंड। जब ये 100 था, ग्रेविटी जो थी वो 9.8 थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो टाइम पीरियड 2 सेकेंड्स था। यहाँ ग्रेविटी कम हो गई, उससे भी टाइम पीरियड बढ़ गया, और फिर लेंथ बढ़ गई, उससे भी टाइम पीरियड में इजाफा हुआ। तो दोनों चीज़ों ने टाइम को ऐड किया है। सो दिस इज योर रिजल्ट 3.21 सेकेंड्स। ओके, देयर इज़ वन मोर प्रॉब्लम हेयर। मैं देखता हूँ क्या इसको करना ज़रूरी है। If the volume V of a particular gas is directly proportional to the temperature T and inversely proportional to the square root of pressure। अच्छा जी, इसमें जो सिंबल्स आपको वेरिएबल दिए, V दिया है वॉल्यूम है, टेम्परेचर T है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर। प्रेशर के लिए कोई सिंबल यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन प्रेशर का सिंबल P है। V की वैल्यू दी है, T की दी है, P की दी है, कांस्टेंट निकालेंगे, V मालूम करना है, T और P की वैल्यू दी गई। इस सवाल को मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सवाल आप लोग खुद कोशिश करेंगे। इसमें 3 अननोन की बात हो रही है। मैं आपको सिर्फ वेरी क्विकली इसका एक सिंपल सा फार्मूला बना के बता सकता हूँ। इट सेज दैट V ऑफ ए पर्टिकुलर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है, V इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन अंडर रूट P। वॉल्यूम प्रेशर के स्क्वायर रूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर को बढ़ाएंगे वो गैस सिकुड़ेगी, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे गैस फैलेगी, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इन दोनों को मर्ज कर देंगे। तो मैं एक स्टेटमेंट आपको बना के दे रहा हूँ, देन यू विल डू दिस। दिस इज़ फॉर क्वेश्चन 5। V is proportional to T over under root P and V will be equal to K T over under root P। So this is not very difficult। ये इसी तरह का सवाल है। आपने इसको वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है और वैल्यू निकालनी होगी आपको, पहले कांस्टेंट की, फिर दोबारा आप वैल्यू निकालेंगे गिवन सेट ऑफ डेटा की। सो दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट नाउ, बट इट वॉज डिफ़िकल्ट व्हेन वी स्टार्टेड इट, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को ना सिर्फ रिलेट किया गया इनवर्स और डायरेक्ट दोनों के साथ, बल्कि उनकी वैल्यूज़ भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दी गई, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ थी। एनी हाउ, that was not very difficult or impossible. We did it, and now you have to go with question number 5. So in our next lesson we will start next exercise, जिसमें इस वेरिएशन की फर्दर एप्लीकेशन दी गई है कि
कि वेरिएशन को कैसे कैसे साइंस में और आम जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। थैंक यू वेरी मच।